Welcome to my channel Happy Commerce Hub, an interesting way of learning by Simran Agarwal. Clear your basics of commerce with me and also get updates about scholarship and news related to your examinations. To get latest updates, subscribe my channel and press the bell icon and stay updated with me. हाय अगेन, कैसे हैं सारे बच्चे? आई होप सब लोग बहुत अच्छे हैं। चैप्टर 2 आज हम फाइनली कंप्लीट कर लेंगे। रही बात इनकी क्वेश्चन आंसर की, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन आंसर्स भी मिल जाएंगे। अगर लास्ट वीडियो आपने देखा होगा तो अब आप लोगों को पैटर्न समझ में आ गया होगा। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं मैम हमें आपकी प्रीवियस वीडियोस नहीं मिल रही। आप मेरे जस्ट लास्ट वीडियो देखो, उसमें मैंने बता रखा है कि मेरे जो प्रीवियस वीडियोस हैं चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, उनके जो मैंने छोटे छोटे पार्ट्स बना रखे हैं, कैसे आपको ईजिली मिल सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन, यानी कि इसका मतलब क्या है, हमें अपना बिजनेस किस रूप में स्टार्ट करना है। अब तक हमने बहुत सारे रूप पढ़े, कंपनी पढ़ लिया, संयुक्त वाला पढ़ लिया, ठीक है, इसके अलावा पार्टनरशिप पढ़ लिया, एकल पढ़ लिया, संयुक्त हिंदू पढ़ लिया। बट कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, हम अपना बिजनेस जो स्टार्ट करेंगे वो किस रूप में करेंगे, उसका चयन करने के लिए बहुत सारे कारक यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं। वो क्या क्या हो सकते हैं उसके बारे में ही हम आज यहाँ पर बात करने वाले हैं। व्यावसायिक संगठन के स्वरूप का चयन, व्यावसायिक संगठन के विभिन्न स्वरूपों को अध्ययन करने के बाद यह स्पष्ट होता है कि सबके कुछ ना कुछ लाभ और हानि होती है। कहते हैं ना कि हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक निगेटिव होता है। उचित स्वरूप का चयन कई महत्वपूर्ण घटकों पर निर्भर करता है। देखो, हर चीज़ बहुत सारे घटकों पर निर्भर करती है। अगर आप यूट्यूब पर भी कोई वीडियो देख रहे हो ना, तो उसमें भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपके नेट की स्पीड, आपका खुद का इंटरेस्ट, आपको कौन सा कॉम्पिटिटिव वीडियो ज़्यादा अच्छा लग रहा है, आपका इंटरेस्ट किस में, आपको कौन सा समझ में आ रहा है। ठीक है, एक ही चीज़ को कितने सारे फैक्टर्स ने इफेक्ट कर दिया। तो यहाँ तो हम बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं, एक इंसान के लिए उसका बिजनेस कितनी बड़ी बात होती है। तो यहाँ पर बहुत सारे घटक हमारे पास हैं, इसलिए ये जानना आवश्यक हो जाता है कि उपयुक्त स्वरूप का चयन करते समय कौन से आधारभूत घटकों को ध्यान में रखना होगा। पहला होता है प्रारंभिक लागत। सबसे इंपॉर्टेंट ही होती है बिजनेस में लागत, यानी कि कॉस्टिंग। कॉस्टिंग का मतलब होता है हमें जो भी चीज़ स्टार्ट करनी है उसे में हमें कितना पैसा खर्च करना होगा। ठीक है, आप लोग ट्यूशन जाते हो तो सोच के जाते हो ना कि यार कौन से ट्यूशन की फीस ज़्यादा है, कौन से की कम है, हमें किस में जाना है, क्या हमारी कॉस्टिंग रहेगी। ऐसे ही आप खर्चा करते हो। तो वैसे ही बिजनेसमैन को भी ये सोचना पड़ता है कि अगर मैं कोई भी बिजनेस एस्टेब्लिश करूँगा तो मुझे उसमें न्यूनतम कितनी लागत लगानी होगी। जहाँ तक व्यवसाय की प्रारंभिक लागत का संबंध है, एकल स्वामित्व क्या होता है, सबसे कम खर्चीला होता है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना होता, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। बस आपको अगर कोई शॉप खोलनी है, कुछ और बिजनेस खोलना है, सीधे खोल के बैठ जाओ। इसकी कानूनी औपचारिकताएं बिल्कुल न्यूनतम होती हैं। कार्यकलापों का पैमाना भी क्या होता है, छोटा होता है। साझेदारी में भी सीमित पैमाने पर उद्यम के कारण क्या होती है, कम कानूनी औपचारिकता और कम लागत का यहाँ पर हमें लाभ मिलता है। सहकारी समितियों एवं कंपनियों का पंजीयन अनिवार्य होता है, तो यहाँ पर थोड़े खर्चे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा कंपनी के निर्माण की प्रक्रिया सबसे लंबी और कानूनी होती है, तो यहाँ पर खर्चा सबसे ज़्यादा होता है। तो जहाँ तक प्रारंभिक लागत का संबंध है, इसके संदर्भ में लोग क्या पसंद करते हैं, यहाँ पर लोग पसंद करते हैं एकल स्वामित्व को स्टार्ट करना, क्योंकि इस पर न्यूनतम व्यय आता है। और इसके विपरीत कंपनी सबसे ज़्यादा प्रारंभिक खर्चे को लेकर जटिल संगठन होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रारंभिक खर्चा सबसे ज़्यादा होता है। अगर हम दायित्व की बात करें तो यहाँ पर देखो आपको एक एक पॉइंट कंपैरेटिवली बता रखा है कि किसमें ज़्यादा होता है, किसमें कम होता है। एकल स्वामित्व और साझेदारी में स्वामी का दायित्व असीमित होता है। अगर कुछ लॉस होगा, आपको लोन चुकाने पड़ गए, तो आपको अपनी पर्सनल संपत्ति भी बेचनी पड़ सकती है। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिस्की होता है एकल स्वामित्व और साझेदारी। जबकि जो बाकी के हैं, संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में केवल कर्ता का दायित्व असीमित होता है, बाकी सबका उनके हिस्से तक होता है। कंपनी तो होती ही लिमिटेड है, और सहकारी समितियों में भी अपने दायित्व के हिस्से तक ही उनको भुगतान करना होता है। तो यहाँ पर ये चूज़ करना होता है कि हमें बहुत ज़्यादा लाइबिलिटी वाला सेक्शन चूज़ करना है या फिर कम लाइबिलिटी वाला। निरंतरता की बात करें तो एकल स्वामित्व और साझेदारी में निरंतरता की अन्य जो आपके ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अन्य व्यवसाय के स्वरूप हैं, उनके रूप में उनकी क्या होती है, लाइफ कम होती है। एकल स्वामी है, अगर पागल हो गया, मृत्यु हो गई, दिवालिया हो गया, तो फिर उसका व्यवसाय तो बंद हो जाएगा। अगर साझेदारी फर्म की बात करें, एक साथ 2 ही साझेदार हैं, एक साझेदार पागल हो गया, दिवालिया हो गया, तो ऑटोमेटिक वो फर्म तो क्या हो गई, बंद हो गई। लेकिन संयुक्त हिंदू व्यवसाय, सहकारी समितियाँ और कंपनी, ये सब क्या होते हैं, निरंतरता के संदर्भ में इनका जो लाइफ टाइम होता है वो लाइफ टाइम पीरियड लंबा होता है। तो अगर हमें लंबी जर्नी करनी है तो हमें क्या करना होगा, कंपनी, सहकारी समिति, इन सब में इन्वेस्ट करना होगा। देखो यहाँ पर आपको दे रखा है, ये पूरा एक इन्होंने कंपैरेटिव चार्ट बना रखा है, इसको हम रोटेट कर लेते हैं और फिर पढ़ते हैं, ताकि आपको यहीं पर इजीली समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहला पॉइंट है आपका निर्माण या स्थापना। एकल स्वामित्व में सबसे कम होती है, आपके न्यूनतम विधिक औपचारिकताएं होती है, सरल इसकी स्थापना होती है। साझेदारी में पंजीयन ऐच्छिक होता है, करवाओ तो ठीक और नहीं करवाओ तो ठीक, और स्थापना बिल्कुल सरल होती है।
संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय की अगर बात करें तो इसमें विधिक औपचारिकताएं कम होती हैं, क्योंकि इसमें जो जन्म लेता है वो ऑटोमेटिक इसका मेंबर बन जाता है, पंजीयन की कोई आवश्यकता ही नहीं होती। और इसके बाद सहकारी समिति, ये थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है इन तीनों के कंपैरिजन में। इसमें पंजीयन अनिवार्य होता है और औपचारिकताएं ज़्यादा होती हैं। और कंपनी जो सबसे ही लंबा है, पंजीयन मैंडेटरी होता है, वरना कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। और निर्माण प्रक्रिया बहुत लंबी और खर्चीली होती है। अगर सदस्य की हम बात करें तो एकल वाले में केवल स्वामी आपका क्या होता है, सदस्य होता है। यहाँ पर अगर हम बात करें पार्टनरशिप में तो न्यूनतम 2 लोग चाहिए होते हैं और अधिकतम 50 लोग। संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय में कम से कम 2 सदस्य और अधिकतम तो भाई जितने उसके घर में बेटे पोते वगैरह ये सब जन्म लेंगे वो सब उसके मेंबर्स बन जाएंगे। और अगर हम सहकारी समिति की बात करें तो 10 बालिग सदस्य होने चाहिए और अधिकतम की कोई सीमा नहीं होती। और यहाँ पर हम कंपनी की बात करें तो निजी कंपनी में कम से कम 2 लोग चाहिए होते हैं, सार्वजनिक में 7, निजी कंपनी में अधिकतम 50 लोग हो सकते हैं, जबकि सरकारी कंपनी में इसकी कोई भी सीमा नहीं होती। पूंजी एकल वालों के पास सीमित पूंजी होती है और पार्टनरशिप में सीमित होती है, लेकिन एकल वालों से अधिक होती है। हिंदू परिवार में पूर्वजों की संपत्ति ही उनकी क्या होती है, इन्वेस्टमेंट होती है। और सहकारी समिति में सीमित पूंजी होती है, जबकि कंपनी में सबसे ज़्यादा मात्रा में आपको पूंजी मिल जाएगी। दायित्व की बात करें तो एकल में असीमित दायित्व होगा, पार्टनरशिप में असीमित और संयुक्त, क्योंकि पार्टनर्स ज़्यादा है 3, 4, 2 आपके, तो उनमें आपका दायित्व बढ़ जाता है। संयुक्त हिंदू में कर्ता तो क्या होता है, असीमित उसका दायित्व होता है, जबकि सीमित की बात करें तो अन्य सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। ठीक है। सहकारी समिति की बात करें तो यहाँ पर सीमित है और कंपनी में भी दायित्व समस्त सदस्यों का सीमित ही होता है। प्रबंधन एवं नियंत्रण कर्ता की अगर बात करें एकल व्यवसाय में तो सारे कौन लेगा, केवल उनका स्वामी ही लेगा। पार्टनरशिप में बात करें तो साझेदार निर्णय लेते हैं और सभी साझेदारों को आवश्यक स्वीकृति की आवश्यकता होती है। यहाँ पर कर्ता निर्णय लेता है, चुने गए प्रतिनिधि अर्थात प्रबंध समिति निर्णय लेती है। और कंपनी में स्वामी और उनके प्रबंधक क्या होता है, पृथक पृथक होते हैं। स्वामी केवल इन्वेस्ट करते हैं, जबकि प्रबंधक सारा कंपनी का मैनेजमेंट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रबंधक मंडल या निदेशक मंडल। निरंतरता की बात करें तो जो आपका एकल व्यवसाय है उसमें एक ही व्यक्ति होता है तो अनिश्चितता होती है यहाँ पर। और पार्टनरशिप की बात करें तो यहाँ पर एकल से तो अधिक स्थायी होता है, लेकिन फिर भी आप श्योरिटी ले नहीं सकते। संयुक्त हिंदू की बात करें, कर्ता की मृत्यु हो जाएगी तो उसका जो उत्तराधिकारी है वो उस बिजनेस को चलाएंगे। सहकारी समिति की बात करें तो पृथक वैधानिक अस्तित्व के कारण ये क्या होते हैं, स्थायी, और कंपनी तो सबसे ज़्यादा स्थायी मानी जाती है। इन्हीं पॉइंट्स को आपको एलाबरेट करके यहाँ पर आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है। और इस चीज़ को हमने क्या करा, इस चीज़ को हमने एक सारणी से ईजिली समझ लिया, तो आई डोंट थिंक सो कि अब आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी समझने में। क्लियर। यहाँ पर आपके सामने और कुछ जो पॉइंट्स हैं इनको हम देख लेते हैं, जैसे कि प्रबंधन की योग्यता। आपका एकल क्षेत्र में इकलौता व्यक्ति है तो प्रबंधन में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम हो जाए उसे, जबकि कंपनी प्रबंधन के मामले में देखा जाए तो सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है। नियंत्रण का ये भी हमने देख लिया कि एकल स्वामित्व को पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ पर इकलौते आदमी का क्या होता है, सब कुछ उसी के अंडर में होता है, तो उसको ना शेयरिंग करनी होती है कोई बात, ना कुछ और, सारे फैसले भी उसी के ही होते हैं। व्यवसाय की प्रकृति, जहाँ ग्राहकों से सीधे संपर्क की आवश्यकता होती है, जैसे कि परचूनी की दुकान, तो एकल स्वामित्व ज़्यादा उपयुक्त रहता है। वहाँ पर कंपनी आप खोल ही नहीं सकते या फिर कुछ और वहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। पूंजी की आवश्यकता में हमने पढ़ ही लिया, ठीक है, कि एकल वालों के पास सबसे कम होती है और कंपनी के पास सबसे ज़्यादा होती है। ये बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में बच्चों आ सकता है, तो इसको आप थोड़ा सा बहुत अच्छे से पढ़ लेना, यहाँ पर ही आपको बड़े क्वेश्चन के रूप में मिल सकता है। सेकंड थिंग, ये बात ध्यान रखना कि डायरेक्ट क्वेश्चन जरूरी नहीं है आए 11th क्लास में आ गए हो, चैप्टर के बीच बीच में से भी क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम रहे तो कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो, मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर आपको मेरे चैनल के अबाउट में जाकर मिल जाएगा। प्रीवियस वीडियो के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना है और सारी वीडियोज़ आपको बैक टू बैक मिल जाएंगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आपके क्वेश्चन आंसर्स की और चैप्टर नंबर 2 भी फिनिश हो जाएगा।